जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका इंडियन हिस्ट्री की क्लास में, जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। कैसे भारत में यूरोपीय जो कंपनी थी भारत में आई और भारत में किस तरीके से अपनी कॉलोनीज बनाई और यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज किस तरीके से चालू की। ये सभी जो टॉपिक है, ये सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको हम आज इस क्लास में देखेंगे। जिसमें कि शुरू से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि जब भारत में यूरोपीय कंपनी आई, पहली कंपनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, इस तरीके से लगातार जो 5 और 6 यूरोपीय कंपनी भारत में आई, उन सभी पर आज हम डिटेल में इस क्लास में समझने वाले हैं। तो शुरू करने वाले हैं यहाँ पर हम पोर्चुगीज से, यानी कि पहली कंपनी जो कि पुर्तगाली कंपनी इसमें आई थी। इस टॉपिक को आज हम इसके साथ में रखेंगे और बेसिक देखेंगे कि जो भारत में यूरोपीय कंपनी आई थी वो कौन कौन सी आई थी और किस वर्ष उन्होंने भारत में कदम रखा था और उसके कारण क्या रहे, ये भी हम समझेंगे इस क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो सिविल सर्विसेज या फिर अन्य हिस्ट्री से संबंधित जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि हिस्ट्री का सिलेबस है, मॉडर्न हिस्ट्री इसमें आती है, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट अपने नोट पैड लेकर बैठ जाएं, जिससे कि आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकें। साथ ही साथ में हम पीडीएफ नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे। और साथ ही साथ में ये जो क्लास है, ये क्लास भी अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हैं जब तक आपके पास में सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। तो ये रिवीजन क्लास भी आपको लगातार मिलती रहेगी, अनलिमिटेड टाइम आप देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ, कौन कौन सी कंपनी भारत में आई। तो पहला जो पॉइंट लेते हैं उसमें है भारत में जो यूरोपीय कंपनी है उनका प्रवेश यहाँ पर कैसे हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर भारत में यूरोपीय कंपनी जो थी वो टोटल 5 या फिर 6 कंपनी भारत में यहाँ पर यूरोप से आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से। तो जो प्रमुख 5 कंपनी है वो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, जिसमें कि पहली जो यूरोपीय कंपनी थी वो थी पुर्तगाली, जो पुर्तगाली भारत में आए। उसके बाद में डच भारत में यहाँ पर ट्रेड के लिए आए थे। उसके बाद में तीसरे अंग्रेज रहे जो कि ब्रिटिश थे। चौथे डेनिस और पांचवे जो थे वो थे फ्रांसीसी। तो इस तरीके से 5 प्रमुख कंपनी भारत में इनका आगमन हुआ था। ट्रेड के माध्यम से मसाला व्यापार करने के उद्देश्य से ये भारत में आए थे। अगर छठवीं कंपनी की बात करें तो वो कंपनी थी स्वीडिश कंपनी, जिसने शुरुआत तो की थी भारत में, लेकिन वो भारत में यहाँ पर अपना केंद्र स्थापित नहीं किया था, यहाँ पर अपना कारखाना नहीं लगाया था। वो कुछ समय के लिए भारत में वस्त्र व्यापार के लिए आए थे, ठीक है ना, कपड़ा उद्योग के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने एट द एंड अपना जो कारोबार था वो चाइना लेकर चले गए थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था वो टोटल 6 कंपनियों का हुआ था, लेकिन प्रमुखता से जो मेन कंपनी है वो ये 5 कंपनी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये 5 यूरोपीय कंपनी जो कि यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ था वो कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी थी और किस वर्ष भारत में प्रवेश करेंगी थी। अगर बात करें सबसे पहली कंपनी जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, पुर्तगाली कंपनी थी। पुर्तगीज थे, पुर्तगाली भारत में आए, जो कि सबसे पहले भारत में आए थे 1498 में, 1498 में सबसे पहले भारत में इनका आगमन हुआ था। उसके बाद में देखा जाए तो डच सेकंड नंबर पे आए, जो कि 1605 में भारत में प्रवेश करे थे, भारत में ट्रेड के लिए आए थे। उसके बाद तीसरे नंबर पर अंग्रेज जो कि ब्रिटिश थे, 1608 में भारत में ट्रेड के लिए यहाँ पर आए। फिर चौथी कंपनी थी डेनिस, डेनिस कंपनी जो कि 1620 में इसका आगमन हुआ था भारत में। उसके बाद में सबसे आखिरी कंपनी जो थी वो थी फ्रांसीसी, 1668 में, 1668 में भारत में आती है। तो इस तरीके से ये 5 कंपनी के जो ऑर्डर हैं ये आपको याद रखने चाहिए। यहाँ पर पहले पुर्तगाली, उसके बाद में डच, डच के बाद में अंग्रेज, उसके बाद में डेनिश, फिर फ्रांसीसी। इसके बाद में स्वीडिश का आगमन हुआ था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं अपना केंद्र स्थापित नहीं किया था, इसलिए उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन ऑर्डर आपको याद रखने होंगे यहाँ पर कि पहले कंपनी कौन सी है और सबसे आखिरी कंपनी कौन थी। तो सबसे आखिरी प्रमुख कंपनी में फ्रांसीसी थी। वैसे अगर ऑर्डर देखा जाए तो यहाँ पर स्वीडिश कंपनी जो कि छठवीं यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आती है, लेकिन वो यहाँ पर अपना केंद्र स्थापित नहीं कर पाती।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं पुर्तगाली कंपनी, जिसने की यहाँ पर किस कंपनी से भारत में आती है, कौन सी कंपनी स्थापित की है। तो पुर्तगाली कंपनी जो कि 1498 में यहाँ पर एक कंपनी की स्थापना करती है, जिसका नाम है एस्टाडो दा इंडिया। एस्टाडो दा इंडिया जो कि एक पुर्तगाली कंपनी थी, इस कंपनी का यहाँ पर स्थापना होती है, जो कि कहाँ पे पुर्तगाल में बनाई जाती है। उसके बाद में ये भारत में इस कंपनी के तहत भारत में ट्रेड करने के लिए आती है। अगली कंपनी की बात करें तो सेकेंड कंपनी जो कि यहाँ पर बनती है यूरोप में, अगर वो देखा जाए तो ऑर्डर बाय जो सेकेंड कंपनी है वो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि अंग्रेज, जिनको कि अंग्रेज कहा जाए भारत में कहा गया है, वो अंग्रेज वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में करते हैं, ये बनाते हैं 1600 में, और भारत में लेकिन ये बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं। नोट कीजिएगा, भारत में इनका आने का जो नंबर है, जो भारत में इन्होंने आए और अपने यहाँ पर कदम रखे, वो तीसरे नंबर पर आए। दूसरे नंबर पर यहाँ पर डच आ गए थे, लेकिन डच की कंपनियों की स्थापना जो कि वहां पर हो गई थी, नीदरलैंड जो कि हॉलैंड कहलाता है, वो 1602 में हुई थी, यानी कि ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आई एम सॉरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में 1602 में इस कंपनी की स्थापना नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड, जो कि उस आज के समय में जिसका नाम नीदरलैंड के नाम से पुकारा जाता है, वो डच थे, वो डच वहां निवास करते थे, जो कि ब्रिटिश यूरोप में थे, यूरोप की कंपनी थी। 1602 में वेरिंग ओस्टे इंडियस कंपनी, जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है, इसकी स्थापना 1602 में होती है। लेकिन आने का जो इसका नंबर है, यानी कि तीसरे नंबर पे इस कंपनी को यूरोप में बनाया जाता है, लेकिन अगर भारत में आने का अगर नंबर देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पर भारत में प्रवेश करते हैं, भारत में ट्रेड के लिए आते हैं। और इससे पहले दूसरे नंबर पर स्थापना यूरोप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली जाती है, लेकिन ये भारत में आने का आगमन इनका तीसरे नंबर पर होता है। इतना आप याद रखिएगा, आगे जाके इसको हम और डिटेल में समझेंगे। चौथी जो कंपनी है वो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1616 में 1616 में ये भारत ये अपनी कंपनी की स्थापना कर देते हैं। डेनिश जो कि डेनमार्क की एक कंपनी होती है, डेनमार्क के निवासी होते हैं ये अपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1616 में ये स्थापना करते हैं, लेकिन आने का आगमन इनका 1620 में होता है, यानी कि उसके 4 वर्ष बाद भारत में आते हैं। देन उसके बाद में आखिरी जो कंपनी है जो भारत में ट्रेड करती है वो है फ्रांसीसी कंपनी, जो कि इसका नाम कैंपेन देस इंडिस ओरिएंटलिस। ये एक फ्रेंच भाषा में इस कंपनी का यहाँ पर स्थापना होती है, बनाई जाती है फ्रांस में, लेकिन इसको एक्चुअल में फ्रांसीसी कंपनी के नाम से जाना जाता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इसको जाना जाता है। इससे ही आप याद रखिएगा 1664 में, यानी कि 4 वर्ष पहले भारत में 1668 में आते हैं, लेकिन 4 वर्ष पहले फ्रांस में इस कंपनी की को बना लिया जाता है, इसकी स्थापना कर ली जाती है, इसको क्रिएट कर लिया जाता है। उसके बाद भारत में इसका आगमन जो होता है वो 1668 में होता है। यहां तक मेरे ख्याल से पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, अगला जो पॉइंट है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भारत में आगमन जब हुआ तो सबसे पहले किस कंपनी ने, जो आई थी पुर्तगाली कंपनी, उसने अपना सबसे पहला केंद्र कहाँ बनाया। उसके बाद में डच आए तो डच ने अपना पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया। उसके बाद में अंग्रेज आए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपना पहला केंद्र, पहला कारखाना, पहली कोठी कहाँ पर निर्मित की, ये भी समझेंगे। और उसके बाद में फिर डेनिश आए थे, फिर उसके बाद में फ्रांसीसी आए। इनका पॉइंट यहाँ पर क्लियर आपको होना चाहिए। तो पुर्तगाली जो कि सबसे पहले भारत में आते हैं 1498 में, लेकिन ये 1498 से लेके 1961 तक, यानी कि सबसे अधिक समय तक अगर किसी यूरोपीय कंपनी ने भारत पर शासन किया, भारत में बिजनेस किया, भारत में ट्रेड किया, तो वो कंपनी थी पुर्तगाली कंपनी, जो कि सबसे आखिर में भारत से जाती है 1961 में। 1961 में विजय ऑपरेशन, ठीक है ना, विजय ऑपरेशन के दौरान इसको यहां से जाना पड़ता है, जो कि हम आगे समझेंगे जब पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली कंपनी के बारे में डिटेल में हम इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए, पुर्तगाली कंपनी ने सबसे पहले भारत में आई थी 1498 में, और इसने अपना पहला केंद्र यानी कि पहला कारखाना कोचीन केरल में 1503 में स्टैब्लिश किया था। 1498 में तो ये भारत में आ गए थे, भारत का रास्ता ढूंढ लिया था, लेकिन इनका
जो पहला कारखाना है 1503 में केरल के कोचीन में स्थापित हुआ था। अब आगे चलते हैं, दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी जो कंपनी थी वो थी डच, जो कि भारत में आए थे। और भारत में ये कब आए थे? 1605 में। 1605 से लेकर 1759 तक डच भारत में रहते हैं। नोट कीजिएगा, 1605 से लेकर 1759 तक ये डच भारत में रहते हैं। और इन्होंने सबसे पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम, जिसको कि पहले मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता था, आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र, एक तट, एक बंदरगाह था, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध बंदरगाह था ये। और इस बंदरगाह पे सबसे पहला कारखाना खुला था। अगर हम इतिहास, प्राचीन इतिहास की बात करें तो मछलीपट्टनम ये उस समय के बहमनी साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। बहमनी साम्राज्य के बाद में जब 5 शाही वंश में इनका पतन हुआ और अलग अलग भागों में बटे, तो तब जाकर ये गोलकुंडा के क्षेत्र में, गोलकुंडा के जो शाही वंश थे, उस शाही वंश के हिस्से में आया। ठीक है, ये अपन आगे अपन चर्चा करेंगे और आगे इसको क्लियर कर लेंगे। तो ये मछलीपट्टनम में डचों ने सबसे पहले यहाँ पर अपना पहला केंद्र स्थापित किया था, जो कि 1605 में बनाया था। उसके बाद में फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कंपनी के साथ में भारत में आती है, जो कि 1608 में आती है। नोट कीजिएगा, 1608 में भारत में आती है और 1947 तक, 1947 तक ये भारत में रहती है। यही जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेज के नाम से जाने जाते हैं, भारत पर सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक क्षेत्र पर अगर इन्होंने शासन किया, भारत को गुलाम बनाया और भारत में कॉलोनीज बनाकर यहाँ पर जिस तरह से लूट की, वो कंपनी थी अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस आधुनिक भारत के इतिहास में। आज हम इतना ही समझेंगे कि पहली कंपनी की स्थापना, जो कि प्रथम केंद्र था, वो मसूलीपट्टनम में इन्होंने बनाया था, जो कि 1611 में। नोट कीजिएगा, 1608 में ये भारत में कदम रखते हैं, लेकिन 1608 में इनको सफलता नहीं मिलती है अपनी कंपनी, अपने कारखाने को लगाने की। फिर बाद में जाकर इनको परमिशन मिलती है और 1611 में ही ये कहां पर, मछलीपट्टनम, यहाँ पे कि डचों ने 1605 में अपना पहला केंद्र स्थापित किया था, वहीं पर इन्होंने 1611 में मछलीपट्टनम में अपना पहला केंद्र बनाया। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, ये 3 कंपनी हो गई। चौथी कंपनी जो भारत में आती है वो आती है डेनिस। डेनिस यानी कि डेनमार्क के निवासी भारत में व्यापार के माध्यम से आते हैं और ये 1616 से लेके 1745 तक, 1745 तक ये भारत में व्यापार करते हैं। उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। तो पहला केंद्र इन्होंने कहां पर, ट्रांकोवर में स्थापित किया था, ये 1620 में। 1616 में ये अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। 1620 में भारत में आकर ट्रांकोवर में ये अपना पहला केंद्र स्थापित करते हैं, जो कि दक्षिण भारत में। इतना आपको याद हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत ही क्लियर बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद में पांचवी और आखिरी कंपनी जो कि भारत में यहाँ पर व्यापार करती है, वो है फ्रांसीसी कंपनी, जो कि 1668 में भारत में आती है। इस कंपनी की स्थापना तो 1664 में हो गई थी, लेकिन भारत में प्रवेश इनका 1668 में हुआ था। 1668 से लेकर 1954 तक, 1954 तक भारत में ये बने रहे, यानी कि सेकेंड सबसे अधिक समय तक, पहली सबसे अधिक समय तक भारत में व्यापार करने वाली जो कंपनी थी वो कौन सी थी? वो थी अपनी पुर्तगाली कंपनी, जो कि 1498 से लेके 1961 तक भारत में रहती है, लेकिन छोटे से क्षेत्र में रह के ये ट्रेड करती है। ये हम आगे समझेंगे। उसके बाद में अगर सेकंड कंपनी की बात की जाए, तो सेकंड सबसे लॉन्ग पीरियड तक व्यापार करने वाली जो कंपनी थी वो थी फ्रांसीसी कंपनी, जो कि 1668 में आती है और 1954 में, सबसे मतलब भारत की आजादी के बाद भी 1954 में कुछ जगह पर ये ट्रेड करती है और 1954 में ये वापस जाती है। इसने पहला केंद्र अपना आते से ही स्थापित किया था, जो कि था सूरत में। सूरत में 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री इन्होंने लगा दी थी। तो इस तरीके से ये 5 कंपनी थी। तीसरी सबसे ज्यादा समय तक भारत में शासन करने वाली कंपनी थी, वो थी अंग्रेजों की, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1608 में भारत में आती है और 1947 1947 में ये भारत से जाती है। यानी कि भारत को अगर संपूर्ण आजादी की बात करें, तो संपूर्ण आजादी, कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण आजादी भारत को जो मिली थी वो अंग्रेजों से ही मिली थी। और अंग्रेजों को जब यहाँ से गए 1947 में, तब भारत यहाँ पर
आजाद भारत के रूप में कहलाया था। यहां तक मेरे ख्याल से आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, अगला पॉइंट जो कि हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि भारत में जो यूरोपीय कंपनी थी, भारत में जो यूरोपीय कंपनी थी, उनके आने के कारण क्या थे, वो भारत में क्यों आए। कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा इसमें। जो रीजन था वो रीजन भी समझना जरूरी है कि ऐसा कौन सा रीजन था कि भारत में आना इनका जरूरी हो गया था। एक्चुअली क्या ना कि प्राचीन इतिहास की बात करें, अगर अपन बहुत एशियन हिस्ट्री की बात करें, तो भारत का दूसरे देशों से यानी कि विश्व के दूसरे देशों से संबंध शुरू से ही चला आता रहा है, यहाँ पे कि वो ट्रेड करते रहे। भारत में जो दूसरे देश के व्यापारी थे वो भारत आते थे और भारत से अपना व्यापारिक संबंध इनके स्थापित थे। चाहे हम बात करें मौर्य एम्पायर की, और मौर्य एम्पायर के बाद के जितने भी जो शासक रहे, तब यहाँ पर ट्रेड लगातार पश्चिम के देशों से चलता रहा था। तब से जो पश्चिम में चलता रहा, तो उस समय यहाँ पर कपड़ा व्यापार भी यहाँ से होता था, साथ ही साथ में यहाँ से मसालों का भी व्यापार हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर एक घटना ये देखने को मिली कि 1453, नोट कीजिएगा, 1453 में जब उस्मानिया सल्तनत का जो कुतुब है और एशिया माइनर पर कब्जा कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? तुर्की। तुर्की साम्राज्य का इस पे कब्जा हो जाता है, ठीक है ना। इस पे ये तुर्की साम्राज्य था, उस्मानिया सल्तनत, और ये टर्किश थे। इन्होंने इस 1453 में कुस्तुनतुनिया और एशिया माइनर पर कब्जा। ये वो क्षेत्र था जहां से कि एक थल मार्ग था, यानी कि जमीनी मार्ग से यहीं से व्यापारी आते थे भारत, और भारत में यहाँ पर ट्रेड किया करते थे, यहाँ से सामान लेकर जाया करते थे। जो व्यापार के माध्यम से, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो कपड़े हों, जो भी व्यापार के लिए देता था वो यहाँ से पश्चिमी देशों में ला जाकर तय किया करते थे, वहां पर बेच दिया करते थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यूरोप और अन्य देशों के जो जो उनको सामान की पूर्ति थी वो व्यापारी कर दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर 1453 में उस्मानिया सल्तनत, जो कि तुर्की साम्राज्य था, उसने इस रास्ते को रोक दिया। कुतुबुनिया और एशिया माइनर, जो कि एक थल मार्ग का रास्ता था भारत में आने का, उसको रोक दिया। और उसको रोकने के बाद में यहाँ से आना आसान नहीं रहा, यहाँ से वो नहीं आ पाए। यहाँ से वो जो ट्रेड होता था, यहाँ से व्यापार होता था, और जो सामान जो वस्तु जो कि यूरोप में जिसका उपभोग करते थे यूरोप वाले, जिसको कि यूज करते थे, वो यहाँ पर मिलना बंद हो गया था। तो इस कारण से कहीं ना कहीं पर इनको असहाय महसूस होने लगे थे। उस सामान की जिसकी जरूरत थी, उस माल की जिसकी जरूरत थी, वो माल यहाँ पर नहीं मिल रहा था। तो एट द एंड आकर इन्होंने यहाँ पर नया रास्ता खोजने की कोशिश की, जो कि नया रास्ता था समुद्री मार्ग। क्योंकि ये जो मार्ग था, एक ही मार्ग था जो कि भारत में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर उस समय होता था। 1453 के बाद में यहाँ पर अन्य मार्गों को खोजना चालू कर दिया गया था। ये क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट। तो यहाँ पर बात करें तो 1453 में इस क्षेत्र में कब्जा कर लिया, और उसी समय यूरोप में क्या हो रहा था? रेनेसां हो रहा था, यानी कि पुनर्जागरण हो रहा था। यानी कि यूरोप अपने आप को यहाँ पर अलग ढंग से अपने को डेवलप कर रहा था। पुनर्जागरण में यहाँ पर ह्यूमैनिटी डेवलप हो गई थी, साइंटिफिक इन्वेंशन चल रहे थे, और रिलीजियस रिफॉर्म हो रहा था। ये तीनों चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। यूरोप में रेनेसां हो गया था, यहाँ पर यूरोप का पुनर्जागरण हो गया था, काफी ज्यादा परिवर्तन आ गए थे। यहाँ पर मानवतावादी जो परंपराएं थी वो चालू हो गई थी, वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक आविष्कार यहाँ पर होने लगे थे, और रिलीजियस रिफॉर्म भी चालू हो गए थे। तो ये तीनों चीजें जब यहाँ पर देखने को मिली, तो यहाँ पर जो साइंटिफिक इनोवेशन है उसकी मदद से यहाँ पर रास्ते खोजने की मदद मिल गई थी। तो यहाँ पर बात करें तो इस साइंटिफिक इनोवेशन यानी कि साइंटिफिक आविष्कार के तहत यहाँ पर नए समुद्री मार्गों की खोज होने लगी थी। तो नए समुद्री मार्ग में सबसे पहला मार्ग यहाँ पर खोजने का प्रयास किया गया। वो प्रयास किसने किया था? वो प्रयास सबसे पहले हुआ था 1492 में। 1492 में उस समय एक यूरोपीय नाविक ने, कोलंबस ने, भारत को ही खोजने का मार्ग तलाशा। यानी कि वो उसका जो उद्देश्य था वो भारत का रास्ता खोजने का था, और वो जहाज के रास्ते यहाँ से निकला। जब निकला तो निकलने के बाद में वो भारत न जाते हुए अमेरिका पहुंच गया, और वहां पर जाकर उसने ये ऐलान कर दिया कि हमने भारत को खोज लिया है, जो कि
अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच के छोटे छोटे द्वीप थे, वहां पर जाकर उसका जहाज टकराया। जब वहां पर टकराया तो वहां पर उसने ऐलान किया कि यही इंडिया है, लेकिन वो इंडिया नहीं था, जो कि अमेरिका था। तो सबसे पहले इसने अमेरिका की खोज कर ली थी, लेकिन अमेरिका की खोज पहले ही हो चुकी थी, जो कि 1470 में अमेरिको वेस्पुची, जो कि भारत वहां पर पहुंच गया था, और उसने अपनी किताब में अपने जो उस समय किताब लिखी उसने उसमें उसका वर्णन किया। इसी कारण से उसका नाम अमेरिका पड़ा है। ये नोट कर लीजिएगा, ये अपने लिए इतिहास के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। तो 1492 में सबसे पहले कोलंबस ने, जो कि एक स्पेन का नागरिक था, इसने अमेरिका को खोजा। उसके बाद में 1498 में वास्को डी गामा ने इस रास्ते को खोज निकाला था, जो था भारत का रास्ता। तो भारत का रास्ता सबसे पहले खोजने वाला जो नाविक था, जो नाविक यात्री था, वो था वास्को डी गामा, जो कि भारत का रास्ता जिसने खोजा था। उसके बाद में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को कैप्टन कुक जो कि एक ब्रिटिश यात्री था, उसने सबसे पहले खोजा। उसके बाद में हॉलैंड तस्मानिया, ठीक है ना, जो कि एक तस्मान नाम का एक नाविक यात्री था, उसने सबसे पहले हॉलैंड मतलब उसको जो न्यूजीलैंड को खोजा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो एक छोटा सा द्वीप है, जिसको कि उस समय तस्मान नाम के एक नाविक यात्री ने खोजा था, तो उसके नाम से इसको तस्मानिया एम्पायर के नाम से जाना गया। तस्मानिया साम्राज्य था, बाद में जाकर इसका नाम न्यूजीलैंड रखा गया। उसके बाद में काबरल के द्वारा, जो कि एक पुर्तगाली नाविक था, उसने ब्राजील की खोज कर ली थी। तो इस तरीके से जब साइंटिफिक इनोवेशन होने लगे, साइंटिफिक इनोवेशन के बाद में यहाँ पर ये नए नए रास्ते खोज लिए गए थे। तो भारत की खोज जो की थी वो वास्को डी गामा के द्वारा यहाँ पर भारत को खोज लिया गया था। यहाँ तक पॉइंट मेरे ख्याल से आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगालियों को पढ़ने से पहले ये बेसिक चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। अब समझते हैं अपन, आते हैं पुर्तगाल के ऊपर, ठीक है। चल, अब हम आते हैं पुर्तगीज जो कि भारत में आए। तो भारत में जब पुर्तगीज आए, उससे पहले की बात हम अगर बात कर लें तो 1500 ईस्वी के समय, अगर बात कर रहे हैं 1500 यानी कि 15th सेंचुरी की बात करें, 1500 ईस्वी में हिंद महासागर में सर्वाधिक लंबा जो सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग था वो अदन से मलक्का तक था, ठीक है ना, नोट कीजिएगा। 1500 ईस्वी के समय में, थोड़ा सा अपन पुर्तगीज को पढ़ने से पहले एक बेसिक समझ लेते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था, ठीक है ना, इसको समझना जरूरी था। तो 1500 ईस्वी के समय में सबसे लंबा समुद्री मार्ग बात की जाए तो वो अदन से मलक्का तक था, जो कि गुजरात तथा मालाबार के रास्ते से होकर जाता था। यानी कि जब पुर्तगीज भारत में आए थे उस समय की बात है। पुर्तगीज ने भारत को खोजा था 1498 में, और हम बात कर रहे हैं 1500 ईस्वी की। तो 1500 ईस्वी में हिंद महासागर में सबसे लंबा अगर समुद्री मार्ग की बात करें तो वो अदन से मलक्का तक जाता था, जो कि एक व्यापारी मंडी थी उस समय की, जहां पर की जो रास्ता होकर जाता था अदन और मलक्का तक, वो गुजरात और मालाबार के रास्ते से होकर जाता था। तो 1500 ईस्वी के आसपास जब भारत की किसी भी बड़ी रियासत ने समुद्री मार्ग से व्यापार के संबंध में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी, उस समय कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी व्यापार करने के लिए। क्यों? क्योंकि समुद्री रास्ते तो थे, लेकिन बड़ी बड़ी नाव और बड़े बड़े जहाज उनके पास नहीं थे। तो जितनी भी उस समय की रियासत थी, उन रियासतों ने कोई भी व्यापार से संबंधित में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर बात की जाए तो बात कर रहे हैं अपन दिल्ली डायनेस्टी की, सल्तनत काल की। अगर दिल्ली डायनेस्टी की बात करें तो सल्तनत काल के अंतिम वर्षों में के जो शासक थे तथा मुगल शासकों के जो स्थल थे, स्थल क्षेत्रों में ही अपनी एक प्रशासनिक गतिविधियों को यहाँ पर उन्होंने केंद्रित रखा। यानी कि जो उनका लैंड एरिया था, लैंड एरिया में ही वो यहाँ पर अपना बिजनेस करते थे, और साथ में जो उनकी प्रशासनिक गतिविधियां थी अंतिम वर्षों तक वहीं पर ही इन्होंने बनाए रखा।
तो इसलिए यहाँ पर जो एक प्रमुख कारण था वो समुद्री मार्ग न खोजने का जो कारण था वो यही था। तो इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, किसने, दिल्ली डायनेस्टी ने और उसके बाद के मुगल शासकों ने। तो ये प्रमुख कारण यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर ये पहले से ही अगर खोज लिया जाता तो कहीं ना कहीं पे समुद्री मार्ग के जरिए हम रास्ते यहाँ पर खोज लेते जो कि यूरोप से व्यापार कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर वो गतिविधियां दिल्ली डायनेस्टी के समय और मुगल पीरियड के दौरान देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पर ज्यादा ध्यान उन्होंने नहीं दिया था। तो यही जो फायदा था, ये फायदा यहाँ पर पुर्तगालियों को मिला था, क्योंकि पुर्तगालियों ने जो साइंटिफिक इनोवेशन किए, उस साइंटिफिक इनोवेशन के कारण यहाँ पर इनको सफलता मिली। अब चलते हैं अपन पोर्चुगीज के ऊपर। ये मैंने आपको फैक्ट बता दिया यहाँ पर क्या हुआ था, किस तरीके से दिल्ली डायनेस्टी के समय और मुगल पीरियड के समय में यहाँ पर समुद्री मार्ग की खोज नहीं की थी और समुद्री मार्ग से व्यापार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। ये अपने थल मार्ग से ही अपनी जो प्रशासनिक गतिविधियां थी और जो ट्रेड थे वो ट्रेड किया करते थे। पुर्तगालियों की बात करें तो पुर्तगाली जो कि राजधानी लिस्बन है, वहां से ये पुर्तगाली भारत में प्रवेश करते हैं। तो भारत में प्रवेश करने के इनके दो रास्ते थे, नोट कीजिएगा। यहाँ पर एक रास्ता आने का और दूसरा रास्ता जाने का वापस है। तो वास्को दी गामा जो कि 1498 में, वास्को दी गामा जो कि 1498 में भारत आया, तो उसका जो रास्ता था वो लिस्बन से होता हुआ, लिस्बन से होता हुआ केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप पर आता है और वहां से ये रास्ता अपनाता है और वहीं से ये पहुंचता है कालीकट, कालीकट बंदर का जो कि केरल के निकट है, वहां तक खोज निकालता है। तो ये पहला रास्ता था और जाने का रास्ता इसका अलग था। जाने का रास्ता इसका जो कि एक अन्य रास्ते से समुद्री तट साउथ अफ्रीका अफ्रीका के से वापस जाते हुए ये कुछ इस रास्ते से वापस जाता है। ठीक है ना, जाने का रास्ता इसका अलग था और आने का रास्ता इसका अलग था। थोड़ा सा अंतर था, समुद्र में थोड़ा सा डिस्टेंस आगे पीछे इसकी हो गई थी और अलग अलग बंदरगाह से होते हुए ये वापस गया था, जो कि साउथ जो कि अफ्रीका के अलग अलग बंदरगाहों से घूमता हुआ ये वापस गया था। जो कि हम समझेंगे कि किस तरीके से इसको क्या सफलता मिली भारत में आने के बाद में। ठीक है, अब अपन आगे और पॉइंट यहाँ पर समझने की कोशिश करते। तो अपन पुर्तगालियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो पुर्तगाली जो कि सबसे पहले आए थे 1498 में, इन्होंने खोज की, भारत के रास्ते की, समुद्री रास्ते की खोज की और सबसे पहले जो आए वो पुर्तगाली आए और सबसे बाद में गए, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया, सबसे बाद में, यानी कि 1961 में ये सबसे बाद में जाते हैं और 1498 में ये भारत में आते हैं। 1498 में ये भारत का रास्ता खोज लेते हैं। तो सबसे पहले आए थे ये और सबसे बाद में गए थे। और इसका जो कारण था वो कैसे आए थे, क्योंकि यूरोप में यहाँ पर रेनेसां हो गया था, पुनर्जागरण चालू हो गया था और पुनर्जागरण की जो प्रकृति थी, जो नेचर था, वो था साइंटिफिक, यानी कि साइंटिफिक इनोवेशन यहाँ पर होने लगे। तो साइंटिफिक इनोवेशन में यहाँ पर सबसे ज्यादा श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है पुर्तगाली राजकुमार का। उस समय पुर्तगाल का जो राजकुमार था, मैनुअल प्रथम का बेटा, मैनुअल प्रथम जो कि पुर्तगाल का राजा था, उसका बेटा था ये कौन, उसका बेटा था हेनरी, हेनरी था, ड्यूक हेनरी नाम था इसका, जो कि पूरा उसको बाद में नाम दिया गया था, उसका नाम दिया गया था हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर के नाम से वो मशहूर था, जो कि एक साइंटिफिक नेचर का था, यानी कि जो कि साइंस का आविष्कार करता रहता था, बहुत रुचि थी उसकी। तो उसी ने यहाँ पर ये समुद्री रास्ते खोजने का एक यंत्र की खोज की, एक कंपास बनाया, इस कारण से उसका नाम नेविगेटर उसको दिया गया था। तो हेनरी द नेविगेटर जो एक पुर्तगाली राजकुमार था, उसने इसको खोज निकाला और खोजने के बाद में इसने वहां से उसकी टेस्टिंग के लिए यहाँ पर रास्ते खोजने के लिए यात्रियों को भेजा। तो सबसे पहला जो यात्री था, सबसे पहला जो यात्री था, वो पहला प्रयास जो हुआ था वो 1487 में, 1487 में सबसे पहला प्रयास किया। उस प्रयास में इसको आधी सफलता मिल पाई थी, यानी कि इसने भारत को नहीं खोज पाया था, भारत नहीं खोजा था इसने। तो जो यात्री था वो था बार्थोलोमेव डियाज। बार्थोलोमेव डियाज ने 1487 में सबसे पहला रास्ता इसने खोजा था, जो कि अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक, केप ऑफ गुड होप तक ही जा पाया और वहां से इसको कोई सा भी रास्ता नजर नहीं आया। क्योंकि अगर बात करें
तो साउथ अफ्रीका का एक ये बंदरगाह था, एक बॉर्डर थी, वहां पे एक तट था, उस तट तक पहुंचा। और वहां से अगर दक्षिण में देखा जाए और अगर पूर्व में देखा जाए तो पश्चिम में देखा जाए तो हर जगह एक वीरान क्षेत्र था। और यहाँ पे कि उसको दूर दूर तक समुद्र ही नजर आ रहा था। तो उसको यहाँ से उसको दिशा नहीं मिल पा रही थी, उसको एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था कि अब यहाँ से आगे कहाँ जाए। तो ये क्या हुआ, यहाँ से वापस लौट गया, केप ऑफ गुड होप से ये वापस लौट गया। इसको सफलता नहीं मिली थी भारत की खोजने की। उसके बाद में दूसरा प्रयास 11 वर्ष के बाद में सेकेंड सेकेंड अटेम्प्ट हुआ यहाँ पर 11 वर्ष के बाद में 20 मई 1498, 20 मई 1498 को वास्को दी गामा यहाँ से जाता है, जो कि हेनरी द नेविगेटर के द्वारा दोबारा प्रयास करवाया जाता है। यानी कि इसको फंड दिया जाता है, इसको जहाज दिया जाता है और उस जहाज से ये दोबारा प्रयास करता है वास्को दी गामा। और इसको यहाँ पर सफलता मिलती है, क्योंकि आधा रास्ता तो पहले से ही बार्थोलोमेव डियाज ने खोज निकाला था। तो वहां तक रास्ते तक तो ये पहुंच जाता है, क्योंकि उसका मैप उसने बना दिया था और मैप वहां पे दे दिया था, जो कि वहां पर हेनरी द नेविगेटर के पास पहुंच गया था। दूसरा प्रयास फिर करवाया गया, तो वहां तक जो कि पहले से ही 1487 में उस रास्ते तक पहुंच चुका था, तो वहां तक तो जाना इसका आसान हो गया था। किसका, वास्को दी गामा, यानी कि केप ऑफ गुड होप तक तो पहुंच गया। अब क्या हुआ, इसको यहां से एक किस्मत का सहारा मिला, जो कि पहले अटेम्प्ट में बार्थोलोमेव डियाज को नहीं मिल पाया था। एक भारतीय नाविक जो कि गुजराती नाविक था, वो वहां पर उससे टकरा। कौन था वो था इब्न मजीदी, ठीक है ना, इब्न मजीदी, जो कि वहां पर उससे टकरा गया और उसने इसको सहायता की, उसने इसकी मदद की। एक सहायक था, उसने मदद की, उसने जानकारी दी कि आप भारत जाना चाहते हैं तो मैं भारत का रास्ता आपको बताता हूँ। तो इब्न मजीदी जो कि गुजराती नाविक था, गुजराती यात्री था, जो कि साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पर मिलता है और वहां पर इसको उसकी डायरेक्शन देती है। कहाँ, किसका डायरेक्शन देता है, भारत जाने का। भारत जाने का एक डायरेक्शन इसको मिल जाता है। जब भारत जाने का डायरेक्शन इसको मिलता है तो उसके साथ ये चल पड़ता है। चलता है तो ये भारत के कहां पर, कालीकट, कालीकट जो कि केरल का एक तट था, वहां पहुंचता है। जब कालीकट पहुंचता है तो कालीकट में उस समय जो शासक था वो कौन राज कर रहा था, जैमोरिन। जैमोरिन का शासन वहां पर चल रहा है। जब जैमोरिन का शासन चलता है तो वहां पर जैसे ही पहुंचता है तो जैमोरिन उसका बहुत ही वीरतावी से, यानी कि कालीकट का जो शासक था जैमोरिन, उसका स्वागत करता है, उसका वेलकम करता है यहाँ पर। और वेलकम करने के बाद में यहाँ पर आगे बढ़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अरब व्यापारी, क्योंकि यहाँ पर जो उस समय जो उस्मानिया सल्तनत थी, उस्मानिया सल्तनत ने तुर्की से यूरोप तक जाने का रास्ता बंद कर दिया था। लेकिन अरब जो व्यापारी थे वो पहले से ही भारत में व्यापार कर रहे थे, क्योंकि अरब का जो रास्ता था थल मार्ग, वो भारत के लिए खुला हुआ था। तो वहां से अरब व्यापारी पहले से ही व्यापार कर रहे थे, जो कि यहाँ से मसाले का ट्रेड करते थे और वहां से यूरोप पहुंचाते थे, क्योंकि उनके लिए रास्ता आसान था। लेकिन अरब व्यापारी यहाँ पे पहले से ही व्यापार कर रहे थे जैमोरिन में। तो उन्होंने पुर्तगाली नाविक वास्को दी गामा वहां पर पहुंचा तो उसका यहाँ पर विरोध, उसका विरोध अर्थ जो अरबी व्यापारी थे, यानी कि अरब के जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने यहाँ पर विरोध किया। लेकिन विरोध होने के बावजूद भी यहाँ पर जैमोरिन ने उसका स्वागत किया और स्वागत के बाद में यहाँ पर इसको बहुत सारे उपहार दिए। उपहार में क्या दिया, वही जो कि यहाँ पर ट्रेड किए जाते थे। यानी कि जैमोरिन कलकत्ता कालीकट, कालीकट का वो शासक था। यहाँ पे की मसाला का की पूरी व्यापार होता था, मसाले वहां पे उगाए जाते थे। वही मसाले उसके जहाज पर उसने लाद दिए, पूरा जहाज उसने भर दिया। और उस जहाज को लेकर जब वो वापस लौटता है, वापस लौटने के बाद में वो उस जहाज पर भरे हुए पूरे मसाले को जब यूरोप में जाकर, पुर्तगाल में जाकर बेचता है, तो उससे वो 60 गुना, 60 टाइम, ठीक है ना, 60 गुना प्रॉफिट कमाता है। जिससे कि वहां पर उसको इस बात का जानकारी मिल जाती है पुर्तगीज को कि अगर यहाँ पर हम ट्रेड करें, यहाँ से हम ट्रेड करें, तो हम भी यहाँ से मुनाफा कमा पाएंगे। तो इससे ऐसे शुरुआत होती है पुर्तगालियों की भारत में आने की। अब हम आगे चलते हैं और डिटेल में इसको समझते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं पुर्तगाली ने नींव कैसे रखी है।
पुर्तगाली जो नींव रखी गई यहाँ पर, जो कि पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार कैसे हुआ, किस तरीके से इसने पुर्तगालियों ने एक कंपनी बनाई जो कि एस्टाडो दा इंडिया के नाम से थी। ये कंपनी बनाते हैं ये 1498 में, जब जब यहाँ पर वास्को डी गामा जो पहली बार भारत में आया था 1498 में वापस गया। वापस जाने के बाद में जब उसने उस पूरे उपहार को, जो कि मसाला था जहाज पर लदा हुआ था, उसको जब बेचा, 60 गुना से ज्यादा प्रॉफिट कमाया, तब वहां पर पुर्तगालियों ने यहाँ पर एक कंपनी स्थापित की। इस कंपनी से ये भारत में ट्रेड करना चाहते थे, तो वो कंपनी की स्थापना की थी 1498 में। और 98 में स्थापना करने के बाद में इन्होंने अलग अलग केंद्र बनाए। तो पहला जो केंद्र था वो कोचीन में 1503 में बनाया गया था। कैसे बनाया गया था ये आप समझेंगे, बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा जो केंद्र था वो कुन्नूर केरल में 1505 में इन्होंने बनाया, जब ये भारत में ट्रेड करने के लिए आए। ये दोनों के दोनों जो केंद्र थे ये मालाबार तट पे, मालाबार तट जो कि केरल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मालाबार तट पर ये दोनों केंद्र स्थापित इन्होंने किए थे। उस समय जब फ्रांसीसी कंपनी एस्टाडो दा इंडिया की स्थापना हुई थी, तो इनके साथ में एक गवर्नर आया था। पहला जो गवर्नर था उस गवर्नर का नाम था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में इनके साथ में गवर्नर के रूप में आता है। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें पुर्तगाल, तो पुर्तगाल में उस समय जो शासन चल रहा था वो था शासन मैनुअल प्रथम, और उसी का जो बेटा था राजकुमार, उसका जो पुत्र था, उसका जो बेटा था जो कि प्रिंस था उस समय का, वो था डॉन हेनरिक, जिसको कि हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। यही था एक साइंटिफिक इनोवेटिव पर्सन था, जिसने की साइंस में बहुत ज्यादा रुचि रखता था, और जो साइंटिफिक इनोवेशन था, जो वैज्ञानिक आविष्कार था, वो यहाँ पर करता रहता था। तो इसी ने नेविगेशन का आविष्कार किया, और उसके जरिए यहाँ पर जहाज जहाज के जरिए यानी कि समुद्री रास्ते को खोज निकालने में ये कामयाब हो गए थे। अगर हम बात करें भारत में, तो जब पुर्तगाली कंपनी एस्टाडो दा इंडिया 1498 में भारत में आती है, तो उस समय भारत में किस किस का शासन था ये भी जानना जरूरी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में उस समय दिल्ली डायनेस्टी का भी अस्तित्व था, और विजयनगर एम्पायर का भी अस्तित्व था, और गुजरात में भी एक शासक यहाँ पर शासन कर रहा था। अगर हम बात करें दिल्ली डायनेस्टी, तो दिल्ली डायनेस्टी 1498 की बात करें तो उस समय यहाँ पर लोधी डायनेस्टी यानी कि लोधी सल्तनत का शासन चल रहा था। लोधी सल्तनत में सिकंदर लोधी यहाँ पर शासन कर रहा था। और अगर विजयनगर एम्पायर की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में उस समय नरसिंह राव द्वितीय, जो कि सालू वंश का शासक था, वो यहाँ पर शासन कर रहा था 1498 में जब पुर्तगाली आए। उसके बाद अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में महमूद बेगड़ा जो कि शाही वंश का शासक था। उस समय जो शाही वंश थे वो यहाँ पर शासन कर रहा था महमूद, तो हम समझेंगे जब हम यहाँ पर गुजरात के महमूद बेगड़ा के बारे में जानेंगे। लेकिन अभी आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब पुर्तगाली आए थे तो भारत में शासन करने वाली कौन कौन सी यहाँ पर एम्पायर थे। दिल्ली डायनेस्टी थी यहाँ पर, और विजयनगर एम्पायर था और अस्तित्व में था, और गुजरात का शासक था वो था महमूद बेगड़ा। इतने पॉइंट मेरे ख्याल से आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम पुर्तगालियों की बात करें तो पुर्तगालियों में भारत में आने का जो आने की जो एक मंशा थी, वो उद्देश्य कौन कौन से थे। उनके उद्देश्य दो थे, ठीक है ना। पहला उद्देश्य तो आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि पहला उद्देश्य था इनका व्यापार करना। और व्यापार करना मतलब कि पहले से यहाँ पर ऐसी बात नहीं कि पुर्तगालियों को मसाले वगैरह नहीं मिलते थे, लेकिन मसाले तो मिलते थे, लेकिन मसाले के जो दाम होते थे वो ऑब्वियसली ज्यादा होते थे, क्योंकि कोई दूसरा व्यापारी आकर पुर्तगाल में जाकर ट्रेड करता था। वो दूसरे व्यापारी कौन थे, वो थे अरब और वेनिस। अरब और वेनिस के जो व्यापारी थे वो पहले से भारत में यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, और वो भारत से मसालों को ट्रेड करते थे, और ये जो पश्चिमी देश थे, यूरोपीय कंट्रीज थी, वहां पर जाकर सेल किया करते। तो इनका जो उद्देश्य था, पहला उद्देश्य तो यही था कि अरब व्यापारियों को और वेनिस के व्यापारियों को भारत में इनका जो इंपॉर्टेंस था, इनका जो प्रभाव था, जो कि ट्रेड कर रहे थे, इनको खत्म करना। ये पहला इनका उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य था ऑलरेडी वो था इनका, क्योंकि इनका जो धर्म था वो धर्म था ईसाई, ये थे ईसाई धर्म के थे। तो इनका सेकंड जो उद्देश्य था वो था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये दो उद्देश्य आप याद रखिएगा।
ठीक है ना। दो उद्देश्य आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला उद्देश्य इनका था अरब और वेनिस के जो व्यापारी थे उनको भारत में इनका प्रभाव खत्म करना, इनका ट्रेड, इनका व्यापार यहाँ से खत्म करना, और दूसरा उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना। ये दो उद्देश्य से ये भारत में आए थे। ठीक है। और उस समय पुर्तगालियों का जब आगमन के समय में जो हिंद महासागर का जो तटीय भाग था, ठीक है ना, वहां पर राजनीतिक आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी, और उस तटीय भाग में ज्यादा पॉलिटिकली इकोनॉमिकली इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला था, तो उसका भी फायदा यहाँ पर पुर्तगालियों को मिला था। ठीक है। ये अपन यहाँ पर, क्योंकि वो तटीय क्षेत्र से बिजनेस व्यापार नहीं करते थे। विजयनगर एम्पायर जो कि बिल्कुल तटीय पर लगा हुआ था उस समय, और वो उस समय समुद्री व्यापार नहीं करता था, वो थल मार्ग से व्यापार करता था, समुद्र को उसने छुआ तक भी नहीं था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। यहां पर अगला पॉइंट वास्को द गामा को समझ लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे कि वास्को द गामा के बारे में पूरा डिटेल, क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे अगर बन जाते हैं तो उनको भी अपन को यहाँ पर अटेम्प्ट करने का लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वास्को द गामा के बारे में समझे तो वास्को द गामा के बारे में मैंने आपको पहले यहाँ पर बता दिया कि 20 मई 1498 में ये कालीकट पहुंच गया था, और कालीकट में जैमोरिन ने इसका स्वागत किया, और जैमोरिन ने इसको जब वापस गया था तो वापस जाते टाइम इसको उसके जहाज को मसालों से लाद दिया था, और उसको वापस पुर्तगाल में जब बेचता है तो 60% 60 गुने से ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट जो वास्को द गामा है वो यहाँ पर कमाता है। ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिला था पुर्तगालियों को यहाँ पर आने का। तो ये जो आया था जब कालीकट, तो उस समय का जो जहाज था उसका नाम भी याद होना चाहिए, उसका नाम था सायो गैब्रियल। सायो गैब्रियल नामक जहाज से ये कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है, और ये केप ऑफ गुड होप होते हुए पहुंचता है गुजराती नागवी, क्योंकि इब्न मजीदी जो गुजराती यात्री था जो कि साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप से टकरा पर मिलता है, उसकी मदद से ये भारत पहुंचता है, और कालीकट के साथ साथ जैमोरिन इसका स्वागत जैमोरिन ने इसका स्वागत किया था, जो कि उस समय कालीकट का शासक था। कौन? जैमोरिन था। ठीक है। अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। काली मिर्च का को लिए का व्यापार यहाँ से मिला, काली मिर्च से पूरा का पूरा जहाज को लाद दिया था, और काली मिर्च को बेचकर इसने उससे 60 गुना मुनाफा है पुर्तगाल में कमाया वापस। उसके बाद में ये दोबारा 1502 में ये दोबारा आता है भारत। ठीक है ना। और 1503 में जब आता है उसके बाद 1503 में ये कोचीन में फैक्ट्री लगाता है। कोचीन में फैक्ट्री लगाई है, क्योंकि उस समय एस्टाडो दा इंडिया नाम की जो कंपनी थी, जो पुर्तगाली कंपनी थी, उसके साथ भारत आया। के साथ भारत आने के बाद में इसने पहली फैक्ट्री लगाई। उसके बाद में तीसरी बार भारत आया, दूसरी बार आया था 1502 में, नोट कीजिएगा 1502 में दूसरी बार आया, 1524 में ये तीसरी बार, फिर वापस चला गया था ये, फिर 1524 में ये तीसरी बार भारत आता है, और भारत आने के बाद में इसकी मृत्यु यही हो जाती है, यहीं पर ये मर जाता है, ज्यादा समय तक नहीं जीवित रहता है। 24 दिसंबर 1924 में ये केरल में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये वास्को द गामा के बारे में पूरे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। वास्को द गामा का पूरा यहाँ पर इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि वास्को द गामा भारत में उसका क्या रोल प्ले हुआ था। 3 बार भारत आया, तीसरी बार में ये भारत से वापस नहीं गया, और यहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है केरल के कोचीन में। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे का पॉइंट यहां से देखते हैं। तो ये पॉइंट जो कि मैंने छोटे छोटे आपको बताए पुर्तगालियों का आगमन का, जिस तरीके से हेनरी द नेविगेटर ने यहाँ पर मदद की, और उसके नेविगेशन के द्वारा यहाँ पर भारत में आना आसान हुआ, और पहला नाविक यात्री वास्को द गामा भारत आ गया था। ठीक है, तो ये आपको बात पूरी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ पर, जो कि है पुर्तगाली जो गवर्नर थे, प्रमुख गवर्नर। पहला गवर्नर तो मैंने आपको बता दिया, जो कि एस्टाडो दा इंडिया कंपनी के साथ में जो आता है वो आता है फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। ये उस कंपनी की जो कि 1503 में पहला जो कारखाना खोला गया था, वो पहला कारखाना इसी गवर्नर के समय में खोला गया था, जो था पहला गवर्नर, जो कि पुर्तगाली पहला गवर्नर के रूप में जाना जाता है। कौन? फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा, जो कि
एस्ट्राडो द इंडिया कंपनी के साथ में भारत में आता है व्यापार के लिए, ठीक है ना, जो कि पहला गवर्नर कहलाता है। और इसका 1505 में आगमन होता है और ये नीले जल की संधि या फिर शांत जल की संधि लेकर आता है, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी का जो आने का शुरुआत की थी वो फ्रांसिस्को द अल्मेडा के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर छोटा सा पॉइंट जो कि इससे पहले आपको समझना जरूरी है, वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर एक पॉइंट जो कि यहाँ पर मैं अलग स्लाइड में आपको बताऊंगा, इसके बाद में हम वापस चलेंगे, जो कि हम सारे गवर्नर के बारे में जानेंगे। अगर बात करें अपन उससे पहले की, जब 1453 की बात है, ये 1453 की बात है। 1453 ईस्वी में जब उस समय कुतुस्तुनिया और एशिया माइनर पर तुर्की जो उस्मानिया सल्तनत है उसका जब कब्जा हो गया था, तो उस समय यहाँ पर व्यापार करना इतना आसान नहीं रहा था। उस रास्ते को तुर्की एम्पायर ने रोक दिया था और यहाँ से आना जाना यूरोप के लिए पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। तो रोक लगाने के कारण यहाँ पर जो 1453 में उस समय पुर्तगाल का उस समय राजा तो जो था वो था एलेक्जेंडर फोर्थ। तो एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर सिक्स, एलेक्जेंडर सिक्स, ठीक है ना। एलेक्जेंडर सिक्स था उस समय, और एलेक्जेंडर सिक्स के समय ही ये घटना घटी थी, जो कि उस समय में उस्मानिया सल्तनत जो कि एक तुर्की एम्पायर था, इसने कुतुस्तुनिया और एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया था। तो 1453 में ही इसने एक फरमान जारी किया, एक आज्ञा पत्र, एक यहाँ पर परमिशन दी, जो कि समुद्री व्यापार के लिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। इसी समय में अलेक्जेंडर फोर्थ ने एक आज्ञा पत्र, ठीक है ना, एक आज्ञा पत्र यहाँ से देता है, जो कि आज्ञा पत्र था समुद्री व्यापार, समुद्री व्यापार की परमिशन यहाँ से इनको मिल जाती है कि नाव अब आप समुद्र के द्वारा यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। एक पूरी तरीके से समुद्री व्यापार के लिए परमिशन दे दी थी, जो कि यहाँ पर पूर्वी पूर्वी जो देश थे, ठीक है ना, पूर्वी समुद्र यानी कि जो पूर्वी देश है वहां पर जाकर अब आप यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, उसका आज्ञा पत्र यहाँ से रिलीज कर दिया था, जो उस समय का वास्तविक राजा था पुर्तगाल का एलेक्जेंडर द सिक्स। ठीक है, तो एलेक्जेंडर द सिक्स ने ही यहाँ पर सबसे पहले ये आज्ञा पत्र दे दिया था उस समय। लेकिन इसकी खोज करना भी जरूरी थी, क्योंकि समुद्र का आज्ञा पत्र तो मिल गया था, लेकिन आज्ञा पत्र अकेले से कुछ नहीं होता है, समुद्र से जाने का रास्ता भी ढूंढना बहुत जरूरी था। इतना आसान नहीं था, इतने बड़े समुद्र में हम किस रास्ते पे जाएं, कैसे जाएं, कौन सी डायरेक्शन अपनाएं, ये भी जानना जरूरी था। तो उसके लिए जब ये सक्सेस मिली, तो ये सक्सेस मिलने का जो समय था वो पीरियड काफी लंबा पहुंच गया था। तो 1487 में पहली सक्सेस मिलती, जब हेनरी द नेविगेटर ने कंपास, एक नेविगेशन का आविष्कार कर लिया था, और इनोवेशन के बाद में यहाँ पर ये सफलता मिलती है, और 1498 में वास्को द गामा भारत को ढूंढ लेता है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो एक और इंपॉर्टेंट घटना यहाँ पर देखने को मिलेगी, इस इंपॉर्टेंट घटना को भी याद कर लीजिएगा, वो है 1500 ईस्वी। 1500 ईस्वी में यहाँ पर दूसरा नाविक जो आता है भारत में, क्योंकि पहला नाविक 1498 में वो था कौन, वो था अपना वास्को द गामा, लेकिन दूसरा जो नाविक था वो था कैब्राल। कौन था? कैब्राल। कैब्राल जो कि सेकेंड सेकेंड नाविक था, जो कि भारत आया था, कोई समुद्री मार्ग से, जहाज से होता हुआ। तो सेकेंड नाविक जो था वो कैब्राल था, जो कि 1500 में आया था यहाँ पर, जिसके साथ में दो बड़े बड़े जहाज के बेड़े भारत आए थे। ये हो गया 1500 में। उसके बाद में वास्को द गामा फिर आता है दूसरी बार 1502 में, ठीक है, और इसके बाद में फिर पुर्तगालियों का जो आना था, आगमन था, वो निरंतर यहाँ से चालू हो जाता है। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? कालीकट में स्थापित की थी, शुरुआत की थी कालीकट में आने की, कालीकट में शुरुआत की थी पहली फैक्ट्री
लेकिन उसमें क्या ना कि जैसे फैक्ट्री लगाने की शुरुआत की तो यहाँ पर जो कालीकट का शासक था उस समय, वो कौन था? जैमोरिन था। तो जैमोरिन ने उस फैक्ट्री को बंद करवा दिया, बंद करवा दिया, शुरू में बंद करवा दिया, बाद में जाकर जहां पर सफलता उनको मिल गई थी, जो कि थी 1503 में। 1503 में काली मिर्च और मसाला व्यापार के लिए एक यहाँ पर एकाधिकार उद्देश्य के लिए यहाँ पर पहली कोठी स्थापित की थी, जो कि कालीकट पे ना होते हुए कोचीन में स्थापित की, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। 1503 में इनको सफलता मिली थी, पहली फैक्ट्री, पहला केंद्र खोला था, जो कि कहाँ खोला था? यहाँ पर कोचीन में। कोचीन में इन्होंने पहला केंद्र खोल लिया, कोचीन में पहला केंद्र खोला, पहली फैक्ट्री, पहला केंद्र स्थापित किया था, पहला केंद्र पुर्तगालियों ने स्थापित कर लिया था, जो कि 1503 में काली मिर्च और मसाला व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से। पहला केंद्र या फिर पहली कोठी बोल सकते हैं इसको। कोठी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर मसाला उद्योग के लिए कारखाने लगाए जाते थे और वहां पर उनके कर्मचारी भी रहा करते थे। तो इस प्रकार से एक किलाबंदी की जाती थी, तो पहली कोठी या पहला किला उन्होंने वहां पर बना लिया था, पहला केंद्र स्थापित कर लिया था। चारों तरफ से बीड़ा, मतलब कि मतलब किलाबंदी कर ली गई थी, इतना ही याद रखिएगा, किलाबंदी हो गई थी यहाँ पर। ये पहला था। उसके बाद में दूसरी फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी, वो लगाई थी 1515 में, सॉरी 1505 में। 1505 में इनको सेकेंड फैक्ट्री मिली, जो कि कुन्नूर में मिली। कुन्नूर, कुन्नूर में सेकेंड केंद्र, दूसरा केंद्र स्थापित किया था इन्होंने। कुन्नूर में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये दो फैक्ट्री इन्होंने लगा ली थी, और ये दो फैक्ट्री के समय ही पहला वायसराय यहाँ पर आ गया था, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। डी मतलब कि दा बोला जाता था उस समय। एक्चुअली फ्रांसीसी जो सॉरी पुर्तगीज भाषा है, उसमें दा को डी, यानी कि उसका जो उच्चारण है वो डी करके नाम है, यानी कि एक रिस्पेक्टफुल में उसके आगे डी लगाया गया है, कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के नाम से उसको जाना जाता है। तो पहला वायसराय, पुर्तगाली वायसराय जो भारत आया था, वो आया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि एस्टाडो दा इंडिया कंपनी के साथ में आता है, ठीक है ना, जिसका आगमन 1505 में होता है। 1505 में पहला वायसराय, ठीक है ना, कौन? फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत आता है। अब अपन वापस चलते हैं इस स्लाइड पर। ये है फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जो कि पहला गवर्नर था। 1505 में इसका आगमन होता है। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, जो कि नीले जल या फिर शांत जल की नीति के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर ये आया, और उसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूती से यहाँ पर समुद्रिक नीति का संचालन किया। समुद्रिक नीति मतलब के ब्लू वाटर पॉलिसी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल की नीति के रूप में इसको जाना जाता है। अगर हम बात करें 1508 तरफ चले, तो 1508 में वह चोल के युद्ध में गुजरात का जो शासक था, ठीक है ना, इसने यहाँ पर एक युद्ध भी किए, ठीक है ना। उस युद्ध में उस समय यहाँ पर चोल साम्राज्य भी अस्तित्व में था दक्षिण भारत में। तो चोल साम्राज्य के साथ में एक युद्ध होता है, जो कि उस समय गुजरात का शासक था। चोल के युद्ध में गुजरात के शासक से ये परास्त होता है, यानी कि वहां पर इसकी हार हो जाती है। 1508 में ये इससे हार जाता है। ये आपको फोटो दिख रहा होगा, यही था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है ना। किंतु ये जो हार थी, ये एक छोटी सी हार थी उसकी। उसके बाद में 1509 में उसने महमूद बेगड़ा, जो कि मैंने आपको बताया था ना, गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा उस समय। महमूद बेगड़ा की जो एक संयुक्त सेना थी, जो कि तुर्की शासकों के साथ में एक संयुक्त एक सेना के साथ में इसका युद्ध होता है। जब युद्ध होता है तो उसमें महमूद बेगड़ा को ये बुरी तरीके से पराजित करता है, और पराजित करने के बाद में वहां का एक क्षेत्र है दमनदीप, तो उसमें जो दमनदीप का जो दीव का कब्जा है, दीप पर यह अधिकार, वहां पर दीव पर यह अधिकार कर लेता है, और महमूद बेगड़ा को यहाँ पर 1509 में हरा देता है, ठीक है। और द्वीप पर कब्जे के बाद में पुर्तगाली जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, क्योंकि द्वीप क्या है ना, अपने अरब सागर से लेके हिंद महासागर की जो समुद्री तटीय बॉर्डर है, जहां पर ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि द्वीप पर कब्जा कर लिया इन्होंने,
और महमूद बेगड़ा को वहां पर हरा दिया था, क्योंकि वहां से मलक्का और जो अन्य मंडियां थी वो मंडियां वहीं से कनेक्टिविटी थी। तो ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर इनका कब्जा हो जाता है और द्वीप पर यह अधिकार कर लेता है। क्लियर हो गया? द्वीप पर यह अधिकार किसने किया था? वो किया था फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महमूद बेगड़ा को 1509 के युद्ध में ये हरा देता है। उसके बाद में सेकेंड जो इंपॉर्टेंट है वो अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि दूसरा गवर्नर बनकर आता है, फ्रांसीसी गवर्नर बन के आता है। इसका जो कार्यकाल है ये 1509 के बाद में, जब महमूद बेगड़ा को हरा देता है, उसके बाद में फ्रांसिस्को द अल्मेडा गवर्नर नहीं रहता है और दूसरा गवर्नर बन के आता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। यानी कि जो वास्तविक शक्ति का उदय होता है वो अल्बुकर्क के समय ही होता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के समय ही पुर्तगाली वास्तविक शक्ति के रूप में ये आगे आते हैं। और ये सेकंड गवर्नर था, ये आपको मैं बता चुका हूं। और इसी के समय में गोवा, मलक्का और हरमुज यहाँ पर ये कब्जा करता है। अगर हम पीछे चले यहाँ पर अल्फांसो डे अल्बुकर्क का इतिहास के बारे में जान करें तो 1508 जिस समय की फ्रांसिस्को द अल्मेडा यहाँ पर गवर्नर था, उस समय ये भारत आ गया था। और ये भारत में भारत की जो सैनिक जो पुर्तगालियों की सैनिक गतिविधियां थी उसमें ये शामिल था। 1508 में ये भारत में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया। फिर उसके बाद में जब फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत से वापस गया, तब ये कमांडर के पद को ग्रहण करता है, कमांडर सॉरी गवर्नर का पद ग्रहण करता है और गवर्नर बन के ये यहाँ पर रहता है अल्बुकर्क, जो कि 1509 में ये गवर्नर बन जाता है। 1509 से लेके 1515 तक, 1509 से लेके 1515 तक मैं लिख देता हूं। 1509 से लेके 1515 तक ये गवर्नर के पद पर रहता है, पुर्तगाली गवर्नर। और इस समय इसके जो कार्य थे उन्हीं उसी ही कार्यों के बेसिस पर ये पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक यानी पुर्तगाली शक्ति जो यहाँ पर आगे बढ़ी वो फ्रांसिस अल्फांसो डी अल्बुकर्क के समय ही आगे बढ़ी और वास्तविक संस्थापक के रूप में ये जाना गया। 1509 में इसे भारत में वायसराय नियुक्त किया गया और उसके बाद में ये पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में बन जाता है, वास्तविक संस्थापक बनता है। 1510 में बीजापुर की जो शासक था उस समय, बीजापुर में उस समय शाही वंश था जो कि था कौन सा? आदिल शाह। ठीक है ना, आदिल शाही वंश था। तो आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह ये यहाँ का शासक था। अगर बात करें यूसुफ आदिल शाह की, जो आदिल शाही वंश था उसका जो शासन था वो पूर्व में कृष्णा नदी से लेकर पश्चिम में गोवा तक इसका पूरा एम्पायर था, इसका पूरी की पूरी बॉर्डर थी किसकी? आदिल शाही वंश की, जो कि बीजापुर का शासक था। तो 1510 में आदिल शाह से वो क्या करता है, जो गोवा का क्षेत्र था, गोवा जो कि पश्चिमी बॉर्डर है, पश्चिमी क्षेत्र में इनका कब्जा ही था। पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र थी वहां पे इन्होंने एक मोनोपोली एक अधिकार कर लिया था पहले ही, जब पहला गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मेडा यहाँ पर था। उस समय यहाँ पर एक वास्तविक शक्ति इनकी धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। तो 1510 में जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क यहाँ पर भारत में रहता है तो उस समय आदिल शाही वंश के साथ में, जो कि आदिल शाह था, यूसुफ आदिल शाह के साथ में एक युद्ध होता है। और उस युद्ध में क्या होता है, यूसुफ आदिल शाह को हरा देता है और गोवा को, जो गोवा पश्चिमी तट का की बॉर्डर पे है, उसको ये छीन लेता है। कौन? अल्बुकर्क को छीनने के बाद में ये लोग यहाँ पर है गोवा। ठीक है ना, यूसुफ आदिल शाह जो कि बीजापुर का शासक था, उसका शासन चल रहा था तो उसको हराया और गोवा को छीन लिया। और बाद में आगे चलकर जब हम आगे देखेंगे, इसके आगे जो गवर्नर रहते हैं इसी ही गोवा को एक वास्तविक केंद्र के रूप में ये आगे इसको डेवलप कर लेते हैं, यानी कि पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों में ये एक राजधानी के रूप में, कैपिटल के रूप में ये आगे बनती है। और आखिरी में जाकर 1961 तक पुर्तगाल पर ही ये राज करते हैं और पुर्तगाल से व्यापार करते हैं। ये सबसे आखिर में अगर छोड़ के गए तो ये गोवा को ही छोड़ के गए थे 1961 में, जब ऑपरेशन विजय चलाया गया। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे।
अब आगे बढ़ते हैं, ये तो 1510 की बात है। अब यहाँ पर जो 1511 में मलक्का और 1515 में हारमून, जो कि एक व्यापारिक मंडियां थी, क्या थी ये? व्यापारिक मंडी थी, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया की व्यापारिक मंडी थी। यहाँ पर की पहले से ही अरब व्यापारी यहाँ पर व्यापार करते थे, भारत से सामान, भारत से जो माल था, जो मसाले थे, वो लेकर जाते थे और इस व्यापारी मंडी से यहाँ से सेल किया करते। तो 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की जो व्यापारिक मंडी थी मलक्का, और 1515 में हरमुज पर इसने अधिकार किया। और इस समय में पुर्तगाली जो शक्ति थी वो भारत में एक प्रकार से एक सबसे बड़ी नौ सैनिक शक्ति के रूप में ये आगे थे। यही समय था जो कि एक इनका टर्निंग पॉइंट था, और इसी टर्निंग पॉइंट को भारत में जो शक्तिशाली संस्थापक के रूप में जो जाना गया, वो इसीलिए जाना गया क्योंकि इस समय इन्होंने वहां पर भी अधिकार कर लिया था, मलक्का और हरमुज की मंडी पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था अपनी नौ सैनिक शक्तियों के कारण। क्योंकि उस समय भारत में कोई भी ऐसी समुद्रिक शक्ति नहीं थी, कोई भी उस समय की दिल्ली डायनेस्टी की बात करें या फिर मुगल एम्पायर की बात करें, उनका समुद्र पर इतना ज्यादा कब्जा नहीं था, और समुद्रिक जहाज इनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि पुर्तगाली लेकर आए थे। इसलिए समुद्र नौसैनिक शक्ति के रूप में ये उस समय बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए थे। तो इनका जो पूरा का पूरा हिंद महासागर और अरब सागर में इनका सबसे ज्यादा कब्जा हो गया था, और वहां पर एक शक्तिशाली नौसैनिक के रूप में ये उभर कर आगे आए थे। यहां तक मेरे ख्याल से पॉइंट आपकी क्लियर हो जाने चाहिए। अब अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब पुर्तगाली भारत आए थे 1498 में, उस समय दिल्ली डायनेस्टी पर सिकंदर लोधी का राज था, और विजयनगर साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत का ही एक साम्राज्य था, उस समय यहाँ पर जो किसका नाम शासन था, सालू वंश का शासक था। और सालू वंश के बाद में यहाँ पर तुलुप वंश का शासक हो गया था। तो तुलुप वंश का उस समय विजयनगर में जो शासक था वो था कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के समय में पुर्तगालियों को यहाँ पर एक दुर्ग बनाने की इजाजत मिली, जो कि अल्बुकर्क के समय थी। अल्बुकर्क के समय में यहाँ पर दुर्ग बनाने की इजाजत मिल गई, और यहाँ पर भटकल भटकल में इन्होंने एक दुर्ग बना लिया। नोट कर लीजिएगा, है ना। विजयनगर एम्पायर जो कि इसी के समय था, और 1511 और 1515 आते आते तक यहाँ पर कृष्णदेव राय जो कि 1505 से लेकर 1529 तक विजयनगर साम्राज्य का शासक था, उस समय यहाँ पर पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत दे देता है। कौन? कृष्णदेव। क्लियर हो गया। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को में अब एक और स्ट्रेटेजी अपनाई जो कि यहाँ पर दिख रही होगी। भारतीय महिलाओं के साथ में विवाह की नीति अपनाता है। यहाँ की जो भारतीय महिला थी उन पर यहाँ पर विवाह की नीति अपनाता है, और अल्बुकर्क जो वहां पर निम्न वर्ग के पुर्तगाली थे, उन पुर्तगालियों को भारत लेकर आता है, और भारत में भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करता है उसको, उनको उनके उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करता है कि अब आप भारतीय स्त्रियों के साथ में विवाह करोगे, और विवाह करके यहाँ पर अपनी कॉलोनी बसाना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये काम अल्बुकर्क के द्वारा होता है। साथ ही साथ में इसने भारतीय जो थे, लोकल भारतीय, उनको भी अपनी सेना में भर्ती किया था। ठीक है, अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों को भी भर्ती किया था, और सबसे पहला व्यक्ति था जिसने की सती प्रथा पर रोक लगाई। सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, रोक नहीं लगाई थी। प्रयास करने वाला पहला जो यूरोपियन था वो था पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डे अल्बुकर्क। ठीक है ना, इसी के प्रयास थे जो कि यहाँ पर सती प्रथा, उस समय सती प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। जब भी कोई किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसके बाद में उसके साथ में उस स्त्री को भी उसके साथ में जलाने की जो प्रथा थी वो सती प्रथा कहलाती थी। तो उस सती प्रथा का इसने विरोध किया था, और यहाँ पर उसको रोकने का भी प्रयास सबसे पहले जो किया था वो यूरोपीय गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डा अल्बुकर्क ने किया था। यहां तक मेरे ख्याल से पॉइंट आपको अल्बुकर्क के क्लियर हो जाने चाहिए। अल्बुकर्क के बाद में अगला जो गवर्नर आता है वो आता है
जो कि इंपॉर्टेंट है। बीच में गवर्नर तो आए, लेकिन इंपॉर्टेंट गवर्नर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो है नीनो डी कूना। नीनो डी कूना, क्योंकि देखो अल्फांसो डी अल्बुकर्क यानी कि डी यहाँ पर एक रिस्पेक्टफुल वर्ड के रूप में इन गवर्नर के साथ में लगाया जाता था पुर्तगाली गवर्नर के बीच में, इसलिए डी यहाँ पे भी आएगा, वो नोट कीजिएगा। तो नीनो डी कूना जो कि अगला एक प्रमुख गवर्नर के रूप में जाना जाता है, और इसी के समय में गोवा को राजधानी बनाया गया, यानी कि गोवा जो राजधानी बनती है वो नीनो डी कूना के समय बनती है। नीनो डी कूना जो कि 1529 कब आया था, 1529 में गवर्नर बन के आया, 1529 ईस्वी में, और 1529 से लेकर 1538 तक ये भारत में गवर्नर के रूप में रहता है। ठीक है, 1530 में इसने कोचीन में गोवा को राजधानी, कोचीन की जगह, क्योंकि पहले कोचीन राजधानी थी, कोचीन से ये पूरा ऑपरेट करते थे सारा का सारा बिजनेस, तो कोचीन से ये अपनी राजधानी ट्रांसफर करके, शिफ्ट करके, स्थानांतरित किया इसने, और इसने अपनी राजधानी गोवा बना ली 1530 में। ठीक है, और उसके बाद में इसने सेंट थॉमस में, हुगली व सेंट थॉमस में बस्तियां बनाना, यानी कि कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर, अपनी बस्तियां बसाई, और बस्तियां सेंट थॉमस, ठीक है ना, सेंट थॉमस पे भी आपको एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए जो कि मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है ना, फिर नीनो दी कूना के समय ही यहाँ पर, ठीक है ना, सालसेट, बसीन और दीप पर, ठीक है ना, दीप पर भी अधिकार हो गया था। दीप पर तो पहले ही अधिकार जो कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था 1509 में, देन उसके बाद में दोबारा से दीप पर यहाँ पर जो क्या नाम है, मुगलों की सेना ने दीप से इनको धकेल दिया था, और दीप पर दोबारा से मुगलों ने अपना अधिकार कर लिया था। बाद में दोबारा जब नीनो दी कूना यहाँ पर गवर्नर बनकर आता है, तो दोबारा यहाँ पर दीप पर अधिकार करता है, सालसेट पर भी अधिकार करता है, और बसीन पर भी अधिकार करता है। और बसीन और सालसेट पर अधिकार 1534 से लेके 1538 के बीच में होते हैं। इस समय की जो घटना है, ये बसीन, सालसेट और दीप पर ये अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट आपकी क्लियर हो जाने चाहिए। और धीरे धीरे करके यहाँ पर जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र था, क्योंकि इस क्षेत्र पर नीनो दी कूना के समय में पूरा का पूरा क्षेत्र पर इनकी मोनोपोली हो गई थी, एक अधिकार स्थापित हो गया था। ठीक है ना, और नीनो दी कूना ही था जो कि यहाँ पर एक अलग तरीके की पद्धति लागू करता है, जिसको बोलते हैं कार्टेज पद्धति को लागू किया था, क्योंकि एक प्रकार का लाइसेंस था, या यानी कि यदि देश में कोई भी व्यक्ति, भारत में अगर कोई भी व्यक्ति अपने जहाज को किसी दूसरे एशियाई देश पर, ठीक है ना, भेजना चाहता था, तो उसके लिए यहाँ पर कार्टेज लेना, यानी कि एक परमिट लेना जरूरी था, एक परमिट लेना यहाँ पर आवश्यक था। बिना उसके परमिट के वो जो व्यक्ति है वो अपने जहाज पर जो बिजनेस करना चाहता था, वो किसी भी दूसरे एशियाई देश नहीं भेज सकता था। तो ये पद्धति जो लागू करने वाला व्यक्ति था वो था नीनो दी कूना। इसने कार्टेज परमिट पद्धति लागू की थी, और इसके लिए क्या करना पड़ता था, इस परमिट के लिए उनको एक शुल्क देना पड़ता था, एक टैक्स देना पड़ता था, जो कि एक फिक्स, एक निर्धारित शुल्क हुआ करता था। और इस शुल्क के लिए उस समय के जो शासक थे वो भी यहाँ से बच नहीं पाए थे। उस समय का जो मुगल शासक था अकबर, उसने भी समुद्री व्यापार हेतु ये कार्टरेज यानी कि एक परमिट लेना स्वीकार किया था। किसने, अकबर ने। अकबर के समकालीन की बात है, अकबर ने भी यहाँ पर नीनो दी कूना के बाद में जब अकबर आया, तो अकबर ने भी यहाँ पर समुद्री व्यापार हेतु उस परमिट को स्वीकार किया था, जो कि यहाँ पर नीनो दी कूना ने इसको, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इसके लिए उसने क्या किया था, जब इसने कार्टरेज पद्धति यानी कि हिंद महासागर और अरब सागर पे इनकी पूरी नौसेना का अधिकार हो गया था, और पूरा का पूरा यहाँ पर जो ब्लू वाटर पॉलिसी जो कि फ्रांसिस्को अल्मेरा ने जो लागू की थी, जिसको कि शांत जल की नीति या नीले जल की नीति थी, यानी कि यहाँ पर जल पर राज करने की जो नीति थी, उसके लिए उसने फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में अपनी छोटी छोटी यहाँ पर चौकियां, छोटे छोटे यहाँ पर एक कंट्रोलिंग यूनिट बना लिए थे, चौकियां स्थापित की। और इस चौकी के कारण यहाँ पर जो भारत के आजू बाजू के देश थे वहां तक भी व्यापार करना इनका आसान हो गया, इसमें कि भारत का जापान के साथ में भी व्यापार का जो श्रेय है
वो पुर्तगालियों को जाता है। यानी कि पुर्तगालियों ने ही यहाँ पर शुरुआत की थी दूसरे देशों पर व्यापार करने की, यानी कि जापान तक जो व्यापार हुआ था वो पुर्तगालियों के माध्यम से ही शुरू हुआ था। क्लियर हो गया। उसके बाद में पुर्तगालियों ने जो पूर्वी तट है, ये तो पश्चिमी तट की बात हो गई, अगर पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट में कोरामंडल पर जो अलग अलग कारखाने बनाए, वो कारखाने भी पुर्तगालियों की तरफ से ही बनाए गए थे, वो भी हम समझेंगे। तो उसको अपन आगे समझते हैं। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट्स अपन यहाँ पर क्लियर करें। चलिए, तो कहां पर थे अपन? अपन थे फारिस की खाड़ी और हिंद महासागर में इन्होंने छोटी छोटी चौकियां स्थापित कर ली थी। और भारत में का जो अन्य देशों के साथ में व्यापार करने का जो श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को ही जाता है, जो कि पुर्तगालियों ने यहाँ पर जापान के साथ में व्यापार शुरू किया था। तो जापान के साथ में व्यापार और अन्य देशों के साथ में शुरुआत की जो कड़ी थी वो पुर्तगालियों ने ही यहाँ पर रखी थी। तो पुर्तगालियों को फिर मैंने आगे आपको बताया कि पुर्तगालियों ने पूर्वी तट पर जो कोरामंडल तट है, यानी कि ये तो पश्चिमी तट पर इनका पूरा का पूरा कंट्रोल था, और पश्चिमी तट पर इन्होंने छोटी छोटी चौकियां बना ली थी जहां पे की कार्टराइज पद्धति को यहाँ पर अपनाते थे और यहाँ पर शुल्क लिया करते थे, जो कि पूर्वी देशों के साथ में अगर कोई व्यापारी बिजनेस करना चाहता था तो उनको यहाँ पर शुल्क देना पड़ता था, जिसपे कि मुगल भी नहीं बचे और मुगलों ने भी यहाँ पर, अकबर ने भी एक जो व्यापार करने के लिए यहाँ पर परमिट लिया था पुर्तगाली ने। ये बात क्लियर आपको, मैंने आपको पहले समझा दी। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर पूर्वी तट पर। ये पश्चिमी तट हो गया, अब पूर्वी तट पर भी इनका धीमे धीमे करके अपने अलग अलग कारखाने इन्होंने स्थापित किए थे, जो कि पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम और पुलिकेट क्षेत्रों में भी यहाँ पर ये अपने कारखाने इन्होंने स्थापित किए थे। और यहाँ पर इन्होंने वस्त्र का व्यापार करते थे, यानी कि वस्त्रों का व्यापार जो करते थे वो मछलीपट्टनम और पुलिकेट के जो बंदरगाह थे यहाँ से वो वस्त्रों का व्यापार करते थे। ठीक है, और ये जो फैक्ट्री थी इनकी अलग अलग जो व्यापारी मंडी थी यहाँ पे कि इन्होंने कब्जा किया था, यहाँ पे कि इन्होंने जीत हासिल की थी, जो कि हारमूज और मलक्का की जो व्यापारिक मंडी थी। ठीक है ना, इस व्यापारी मंडी के लिए जो इन्होंने बंदरगाह उपयोग किया था वो किया था नागापट्टनम का बंदरगाह। नागापट्टनम का बंदरगाह जो जिसपे कि ये पूर्वी देशों पर व्यापार करने के लिए इसका प्रयोग करते थे, ये नोट कर लीजिएगा। जो कि मनीला और मलक्का की जो व्यापारी मंडी थी, यहाँ पर जो व्यापार करने के लिए बंदरगाह इन्होंने अपनाया था वो नागापट्टनम का बंदरगाह था, जहाँ पे कि इसका उपयोग करके यहाँ से ट्रेड किया करते थे। आगे चलते हैं, आगे की बात करें तो आगे में यहाँ पर बंगाल का एक शासक था उस समय, महमूद शाह। महमूद शाह के द्वारा पुर्तगालियों को यहाँ पर चटगांव सतगांव व्यापार की भी अनुमति प्राप्त हुई थी। बंगाल के शासक से 1536 में चटगांव और सतगांव की यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर भी व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी इन्होंने 1536 में। और साथ ही साथ में फिर आगे जाके इनको और भी चीजों का यहाँ पर जो उस समय क्या है, बंगाल का जो शासक था वो बंगाल पर जो शासक था वो महमूद शाह ही था। लेकिन महमूद शाह जो कि एक फौजदार था मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में, तो औरंगजेब ने यहाँ पर ये परमिशन दी थी, लेकिन धीमे धीमे करके इनके मन में कपट आया और कपट आने के बाद में यहाँ पर जो थी वो औरंगजेब ने यहाँ से इसको भगा दिया। औरंगजेब ने इनको यहाँ से भगाया था, ठीक है ना, पुर्तगालियों को। ये क्लियर हो गया। तो चटगांव का जो बंदरगाह था वहां पर वो प्रमुख बंदरगाह के रूप में ये पुर्तगाली मानते थे और उस बंदरगाह को एक महान बंदरगाह की भी ये संज्ञा देते थे, यानी कि एक महान बंदरगाह के रूप में ये इसको मानते थे, यहाँ पे कि सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ करता था। क्लियर हो गया। और उसके बाद में अकबर के शासन काल में इन्होंने क्या, हुबली हुबली में भी यहाँ पर केंद्र स्थापित किए। हुबली और शाहजहां के शासनकाल में बंदेल बंदेल में भी इन्होंने केंद्र स्थापित किए, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ शाहजहां के समय में। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने समुद्री लूट की थी, तो समुद्री लूट के कारण इनको यहाँ पर शाहजहां ने भगा दिया था। ठीक है ना, तो पुर्तगालियों ने अकबर से अनुमति लेकर हुबली में और शाहजहां से अनुमति लेकर बंदेल में भी कारखाने स्थापित किए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले जितने भी व्यापार थे उस पर एक एकाधिकार स्थापित कर लिया था, और यहाँ से गुजरने वाले जितने भी जहाज हुआ करते थे उनसे ये वसूली किया करते थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और साथ ही साथ में पुर्तगाली यहाँ पर जो व्यापार करते थे वो व्यापार यहाँ पर
जो किया करते थे, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ आपको। वो व्यापार यहाँ पर जो करते थे वो किस किस चीज का करते थे यहाँ पर क्रॉप में, ठीक है ना। यहाँ पर क्रॉप की बात की जाए तो व्यापार करने के लिए जब भोपाल पुर्तगाली का आगमन भारत में हुआ तो ये वहां से क्या क्या लेकर आए थे। ये तंबाकू लेकर आए थे पुर्तगाल से, लाल मिर्च लेकर आए थे, पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, अनानास और अल्फांसो आम। ये सारे के सारे जो आज के समय में भारत में हम जिन फसलों का उपयोग करते हैं, जिनका अपन उपभोग करते हैं, वो सारे की सारी जो फसल थी ये पुर्तगाली अपने साथ में लेके आए थे। यानी कि पुर्तगालियों का ये योगदान है जो कि भारत में हमें आज ये सब चीजें यहाँ पर मिलती हैं। तंबाकू पुर्तगाली लेकर आए थे, लाल मिर्च पुर्तगाली लेके आए थे, पपीता पुर्तगाली लेकर आए थे, आलू पुर्तगालियों की देन है, मक्का पुर्तगालियों की देन है, टमाटर पुर्तगालियों की देन है, कॉफी कॉफी भी पुर्तगालियों की देन है। इसी तरीके से अमरूद अमरूद जो कि यहाँ पर अपन बहुत अच्छे से खाते हैं, अमरूद, अनानास जिसको कि पाइनएप्पल कहा जाता है अंग्रेजी में, और अल्फांसो आम, ये आम भी पुर्तगाली ही लेकर आए थे। साथ में जहाज जहाज से आए थे, तो जहाज निर्माण की कला भी ये पारंगत थे, बड़े बड़े जहाज बना सकते थे। तो जहाज निर्माण की भी कला इनसे मिली अपन को। साथ ही साथ में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाले अगर कोई यूरोपियन थे तो वो थे पुर्तगाली, ठीक है ना। पुर्तगालियों ने ही यहाँ पर पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी। कहाँ पर? गोवा में। गोवा में 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। ये आपको यहाँ पर इमेज दिख रही होगी। पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाने वाले यूरोपी थे, वो थे पुर्तगाली, जो कि 1556 में गोवा में स्थापित की थी, जिससे कि इन्होंने बुक प्रिंटिंग की शुरुआत की थी। और साथ ही साथ में इन्होंने गोथिक कला से यहाँ पर चर्च बनाया था, जो कि पहला चर्च था यहाँ पर 1510 में, जो कि सेंट थॉमस चर्च केरल में स्थापित किया था। गोथिक कला का विकास इन्होंने किया था। और गोथिक कला कैसी होती है ये आपको दिख रही होगी, क्योंकि एक नुकीली गुम्बद की आकार की जो आर्किटेक्चर होता है, वो आर्किटेक्चर से यहाँ पर चर्च का विकास किया, चर्च बनाया इन्होंने। और पहला चर्च इन्होंने केरल के सेंट थॉमस में स्थापित किया था, क्योंकि सेंट थॉमस चर्च के नाम से जाना जाता है। केरल में आज भी आपको देखने को मिल सकता है। वो गॉथिक आर्किटेक्चर कहा जाता है। गॉथिक आर्किटेक्चर में का विकास हुआ। पहला चर्च 1510 में यहाँ पर स्थापित किया था पुर्तगालियों ने, ठीक है। और साथ ही साथ में ईसाई धर्म, इनका जो सेकंड मोटिव था यहाँ पे आने का, सेकंड उद्देश्य जो मैं आपको बता चुका हूँ, अपने धर्म के प्रचार का भी था। तो धर्म का प्रचार भी इन्होंने किया था। और पहला पादरी ये अपने साथ में लेके आए थे, वो लेके आए थे फ्रांसिस्को जेवियर। ये पहला पादरी भारत में साथ में लेकर आए थे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो इससे पहले वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, औरंगजेब ने इनको भगाया था, और साथ में शाहजहां ने भी इनको समुद्री लूट के कारण, क्योंकि जो केंद्र बन गए थे, जिस तरीके से यहाँ पर काटेज पद्धति के तहत यहाँ पर समुद्री लुटेरे भी यहाँ पर शामिल हो गए थे, जो कि पुर्तगाली ही कहलाते थे। अगर कोई जहाज, कोई भारतीय जहाज पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने जा रहा है, और उसने अगर यहाँ पर जो कार्टेज पद्धति के तहत परमिट नहीं लिया है, तो यहाँ पर पुर्तगाली ही नौसैनिक लुटेरे बनकर उसको लूट लिया करते थे। तो उस लूट के कारण यहाँ पर जो व्यापारी थे, लोकल व्यापारी भारत के, उनको नुकसान पहुंचा था। तो यहाँ पर औरंगजेब ने यहाँ पर इस लूट को बंद करवाया था, और शाहजहां ने भी इन लूट के केंद्रों को यहाँ पर खत्म करवाया था। वो कब करवाया था? वो खत्म करवाया था शाहजहां के समय में, 1632 में। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगा दिया था, और औरंगजेब ने यहाँ से चटगांव से समुद्री लुटेरों का सफाया किया था। शाहजहां का जो पुत्र था औरंगजेब, जब वो 1664 में गद्दी पर बैठा, देन उसके बाद में चटगांव से समुद्री लुटेरों को खत्म किया था। ये किया था औरंगजेब ने। पुर्तगाली जो समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, क्योंकि ये यहाँ पर बीच में ही उन जहाजों को लूट लिया करते थे, जिनको कि ये चुंगी नहीं दिया करते थे, वो
समुद्री जहाज जो कि यहाँ पर बिजनेस किया करते थे। अगर चुंगी मिल जाती थी तो एक प्रकार से इनको पूरा प्रोटेक्शन मिल जाता था, और यहाँ पर समुद्री पुर्तगाली नौसैनिक इनके साथ में चलते थे और उनको उनके जो डेस्टिनेशन था वहां तक पहुंचा दिया करते थे। नहीं में देते थे ये चुंगी तो उसको ये लूट भी दिया करते थे। वही लुटेरों को यहाँ पर खत्म किया था शाहजहां ने 1632 में, जो कि हुगली में किया था, और औरंगजेब ने चटगांव में किया था, जब 1664 के बाद में औरंगजेब यहाँ पर मुगल गद्दी पर बैठता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये तो क्लियर आपके पॉइंट्स हो गए होंगे। अब आगे का पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पर हम पुर्तगालियों के पतन के कारण, पुर्तगालियों का डाउनफॉल कैसे आया, पुर्तगाली यहाँ से खत्म कैसे हुए, कमजोरी के कारण क्या क्या है ये समझ। सबसे पहले ही कारण यहाँ पर ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के साथ में अपने धर्म के प्रचार करने भी आए थे। तो धर्म के प्रचार के कारण इन्होंने यहाँ पर अपने धर्म को यहाँ पर फोर्सफुली भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, यानी कि फोर्सफुली, यानी कि ये रिलीजियस इंटॉलरेंस भी डेवलप किया था, धार्मिक असहिष्णुता दिखाई थी इन्होंने, और यहाँ पर ईसाई धर्म के लिए दबाव भी बनाया था। अपने धर्म को जो भारतीय यहाँ पे धर्म नहीं अपनाते थे उनकी यहाँ पर हत्या भी ये कर देते थे, उनको बहुत ही बुरी तरीके से बेदर्दी से उनको मार दिया करते थे। तो सबसे पहला पतन का कारण यहाँ पर धार्मिक असहिष्णुता था। और साथ में उस समय जब पुर्तगाली भारत आए तो पुर्तगाली के साथ में अन्य यूरोपीय कंपनी भी भारत में आई थी बिजनेस करने के लिए, जिसमें कि डचेस भी आए थे, अंग्रेज भी आए थे, ब्रिटिश भी आए, उसके बाद में डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी भी आए। तो ये सभी कंपनियां जब यूरोप से ट्रेड करने के लिए आई तो उनके साथ में भी यहाँ पर बिजनेस कंपटीशन चालू हो गया। तो यूरोपीय कंपनियों का संघर्ष यहाँ पर ट्रेड के लिए होने लगा, और इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी एक यहाँ पर पतन का कारण देखने को इनको मिला, जो कि डचेस के साथ में इनका युद्ध भी होता है, और डचेस के साथ में युद्ध के साथ में यहाँ पर ये हार जाते हैं। ठीक है ना, डचेस के साथ में भी हारते हैं, फिर बाद में अंग्रेजों के साथ में भी सामना होता है, ब्रिटिश के साथ में, तो ब्रिटिश भी इनको एक जगह पर आकर कमजोर कर देते हैं और एक जगह पे जाके इनको सिमटा देते हैं, जो कि गोवा में सबसे आखिर तक ये रहते हैं और गोवा से ही अपना ट्रेड करते हैं। ठीक है ना, इनका एक्सपेंशन वहां से खत्म हो जाता है। तो ये भी एक कारण रहा। और साथ में तीसरा कारण मैं आपको बता चुका हूँ, कार्टरेज और अल्मेडा का जो पद्धति थी, जो एक पॉलिसी थी, जिससे जो कि एक समुद्री लूट का कारण बन गई थी, समुद्री लूट किया करते थे, तो उससे भी इनका डिक्लाइन होना चाहिए। ठीक है, अन्य फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि आखिर में इन्होंने आखिरी जो जब भारत में गोवा स्वतंत्र हुआ, यानी कि गोवा पर इनका आखिरी शासन रह गया था, तो गोवा की स्वतंत्रता के समय में जो गवर्नर था वो गवर्नर था भूसा। ठीक है ना, गोवा गवर्नर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बोस था, पुर्तगाली गवर्नर यहाँ पर हुआ करता था। और अंतिम गवर्नर 1961 में मैनुअल एंटीनियो, ये अंतिम गवर्नर था, जो कि ऑपरेशन विजय के दौरान, ठीक है ना, यहाँ से जो गोवा था, गोवा को और दमन द्वीप को स्वतंत्र करवाया था। और स्वतंत्र करने के बाद में ये सारी बस्तियां थी, यानी कि कॉलोनी थी, इनका भारत में विलय हो गया था 1661 में। और उसके बाद में यहाँ पर यूसीसी लागू किया गया था, समान नागरिक संहिता। ठीक है ना, 1961 में यहाँ पर लागू कर दिया गया था। तो मैंने गलत बोल दिया है 1661, तो उसको अपडेट कर लीजिएगा। 1961 में यहाँ पर यूसीसी भी लागू कर दिया गया था, और 19 दिसंबर 1961 में इसको आजाद करवा लिया गया। और उसी समय यहाँ पर क्या गोवा मुक्ति दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ठीक है ना, तो ये प्रमुख कारण थे पुर्तगालियों के पतन के, जो कि मैंने आपको बता दिया। अन्य फैक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि पुर्तगाली भारत पर सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात ही करते थे, यानी कि यहाँ पर जो कारोबार, सबसे अधिक कारोबार अगर पुर्तगालियों ने किया तो वो काली मिर्च का ही कारोबार करते थे। काली मिर्च इनको बहुत ज्यादा पसंद थी यूरोप कंट्री में, इसलिए यहाँ से ट्रेड के लिए जो प्रमुख व्यापार था वो इनका काली मिर्च का था। ठीक है ना, और बात की जाए तो अन्य जो मसाले थे उसमें अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी और नील का भी ये निर्यात करते थे, लेकिन इसके लिए ये अलग बंदरगाह का उपयोग करते थे, जो थे मालाबार तट। मालाबार तट से ही ये दो तीन चार चीजों का, जिसमें कि काली मिर्च थी, अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील, इन सभी चीजों का जो निर्यात होता था ये मालाबार तट के बंदरगाह से ये किया करते थे। और अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम का जो भारत थे वहां से ये जीन्स,
जीन्स वाली जो वस्तु थी, मोटे कपड़े थे जिसे बोलते थे कैनवास, ठीक है ना, कैनवास क्लोथ जो होते थे वो वहां से ले जाया करते थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो साथ ही साथ में अगला जो पॉइंट है वो भी मैं आपको क्लियर यहाँ पर करता चलूं। यहाँ पर काली मिर्च की ही खरीद सबसे ज्यादा करते थे, और काली मिर्च का ट्रेड सबसे अधिक करने के कारण सबसे अधिक ये जो बिजनेस भारत में होता था वो पुर्तगाली जो उस समय की करेंसी थी क्रूडोज, क्रूडोज में ये भारत लाते थे, और सबसे अधिक हर वर्ष 1,70,000 क्रूडोज भारत लाते थे ये। और इसका व्यापार काली मिर्च से के लिए करते थे। काली मिर्च का जो व्यापार था लगभग 2.25 लाख क्रूडोज का ये यहाँ पर हर वर्ष का व्यापार करने यहाँ पर क्लियर हो गया। और जो मैंने आपको यहाँ पर फैक्ट बताया है, ये जो सैन फ्रांसिस्को जो जेवियर, ये जो भारत आया था उस समय जो गवर्नर था, वो गवर्नर भी आपको याद होना चाहिए कि ये जो गवर्नर आया था ये अल्फांसो दुसीजा जो गवर्नर आया था उसके साथ में आया था। ठीक है ना, ये पहला जो पादरी था, ये पहला पादरी आया था, ये आया था 1542, 1542 से लेके 1545 के बीच में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के समय ही पहला जो पादरी था, जो था फ्रांसिस्को जेवियर, ये भारत आया था ईसाई धर्म की प्रचार के लिए। और यही जो एक संत था जिसको कि संत की उपाधि दी गई है, फ्रांसिस जी ने दी थी, इसी ने उस समय में जो धार्मिक असहिष्णुता यानी कि रिलीजियस इंटॉलरेंस डेवलप की थी वो इसी के समय हुई थी। और इस समय कहा जाता है इसने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, ईसाई धर्म अपनाने के लिए लगभग 50,000 भारतीयों की हत्या की, लगभग 50,000 भारतीयों की हत्या की थी जिन्होंने कि ईसाई धर्म वहां पर नहीं अपनाया। तो ये था पूरा का पूरा मैंने पार्ट आपको पोर्चुगीज के बारे में, पुर्तगालियों का आज की क्लास में कंप्लीट कर दिया, और जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में प्रवेश कब कब की। तो आज की क्लास यहीं पे मैं खत्म करता हूं। अगली क्लास में हम डचेस को कंप्लीट करेंगे। उसकी अगली क्लास जो तीसरी क्लास होगी उसमें हम ब्रिटिश का आगमन और उसके आगमन की पूरी जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर चौथी क्लास में हम फ्रांसीसियों को कवर करेंगे। इस तरीके से हर क्लास में मैं एक एक जो कंपनी थी उसके बारे में पूरा का पूरा फैक्ट यहाँ पर। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास हम टचेस पर कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।